हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 80 है ये। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 को। फर्स्ट सम देखिए बेटा। गिवन दैट E and F are two events such that probability of E equal to 0.6, probability of F equal to 0.3 and probability of E intersection F equal to 0.2. Find probability of E by F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। ये दो चीजें हमें निकालनी है। गिवन क्या है? ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जो डिनोमिनेटर में होता है उसी की प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में जाती है। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पॉइंट हटा देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया? ये 2/3। सिमिलरली एफ बाय ई की निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। दोनों की ही प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है और ये आ गया आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखी है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखी है? 0.32। तो हमें ये निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दोनों ही वैल्यूज हमें गिवन है। वैल्यू रिप्लेस करी 32, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, और ये क्या है? 5। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 होगा और वो ऊपर चला जाएगा। 0 से 0, 2 से और काट दो, क्या आ गया आंसर आपका? 16/25। तो दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, सीधे सीधे फॉर्मूलेज थे और सिर्फ अपने क्या करना है? उनकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू 0.4, फाइंड probability of A intersection B, probability of A by B, probability of A union B। ये तीन चीजें निकालनी है, ठीक है। अब हमें फर्स्ट क्या दिख रहा है? देखिए हम गिवन का यूज करेंगे। गिवन में क्या है? B by A। यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है B की और हमें निकालना है इंटरसेक्शन। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब b बाय a की वैल्यू आपको दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू आपको दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अब हम सेकंड को निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अभी अभी a इंटरसेक्शन b की हमने वैल्यू निकाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ b तो हमें गिवन था, पॉइंट हटाया, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया? 16/25। सेकंड क्वेश्चन जो था वही आंसर है इसका भी। थर्ड क्या निकालना है हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी भी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी है। सिंप्लीफाई किया और हमें हमारा आंसर मिल गया। सिंपल से ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। जो चीजें निकालनी है वो कैलकुलेशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास क्या आ रही है? आंसर के रूप में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 times probability of A equal to probability of B equal to 5/13 and probability of A by B equal to 2/5। तो हम अलग अलग वैल्यूज देख लेते हैं पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A की हमारे पास क्या वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की हमारे पास क्या वैल्यू है। तो यहां से देखिए 2 times प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके इक्वल है? 5/13 के। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास A की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 5/26। B की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट है हमारे पास 5/13
और गिवन में क्या है a बाय b। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b ये आपको दे रखी है 2/5। इसका फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। वैल्यूज रखी, इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है, सिर्फ b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगी मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 2/13। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू क्या है 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू भी हमें गिवन है 5/13। a इंटरसेक्शन b की वैल्यू हमने गिवन में जो a बाय b था उसकी हेल्प से निकाली, क्या है 2/13। एलसीएम लेंगे 26, 5 प्लस 10 माइनस में 4, ये आ गया आपके पास 11/26 और यही क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चे, सिंपली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a और प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालने के बाद जो गिवन हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी उसकी हेल्प से हमने निकाल लिया a इंटरसेक्शन b। अब निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। इसका जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी, सिंप्लीफिकेशन कर दी और हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 6/11, probability of b equal to 5/11 and probability of a union b equal to 7/11, find। अपने तीन चीजें निकालनी है। फर्स्ट probability of a intersection b, probability of a by b और probability of b by a। ऑब्वियसली ये निकालने के लिए हम गिवन का यूज करेंगे। गिवन में हमें क्या दे रखा है, probability of a union b है, हमें इंटरसेक्शन निकालनी है, तो बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला है probability of a union b equal to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b। अब आपको a intersection b की वैल्यू निकालनी है तो इसे एक तरफ ले आइए और यूनियन वाले की साइड चेंज कर दीजिए, प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब हमारे पास a की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, b की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है और a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। सबकी वैल्यू रखा, टेकिंग एलसीएम, और हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आ गया आपके पास 4/11 की। सेकेंड पार्ट हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी हमने अभी अभी निकाली है 4/11 और b की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/11, तो टर्म्स पलट जाएंगी, ये क्या बनेगा आपके पास 4/5। सेम थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a निकालना है, फॉर्मूला लगाया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ a आएगा, इसकी वैल्यू 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ a 6/11, कैंसिल आउट, 2 से कट रहा है, क्या आ गया 2/3। तो इस तरह से तीनों पार्ट्स के हमारे पास आंसर आ गए हैं। हमें अपना आंसर निकालने के लिए गिवन का ही यूज करना है। गिवन में कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा था जिसका हम यूज करके हमारे आंसर तक पहुंच सकते हैं। गिवन में हमें दिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इससे रिलेटेड जैसे ही हमने फॉर्मूला लगाया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसकी हेल्प से सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इन एक्सरसाइजेस 6 to 11। अब से लेकर 6, 7, 8 और 9 तक के क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। यानी कि एक तो आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए और एक एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो हम इजीली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, A coin is tossed 3 times। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो पहले हम टोटल आउटकम देख लें। एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड या टेल 2 ही आउटकम होते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हमारे पास 4 आउटकम आते हैं, और एक सिक्के को जब हमने 3 बार उछाला तो आउटकम क्या हो गया हमारे पास 8। ई क्या है, हेड ऑन द थर्ड टॉस,
तीसरे टॉस पे हेड आना चाहिए। बाकियों पे भी आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए। तो थर्ड टॉस पे हेड, ये रहा थर्ड टॉस पे हेड, थर्ड टॉस पे हेड और थर्ड टॉस पे हेड, 4 आएंगे एलिमेंट। एफ क्या है? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉसेस पे हेड आना चाहिए, तीसरे पे आए चाहे ना आए। तो हमारे पास पहले 2 टॉसेस पे हेड आ गया, पहले 2 टॉसेस पे हेड आ गया। साथ के साथ हम इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लें। ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन एलिमेंट है, हेड हेड हेड, एक ही एलिमेंट हमें कॉमन मिला। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए 1/8। एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एफ में 2 ही एलिमेंट थे तो 2/8। आपको इसको काटना है, काटिए, ना काटेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। दोनों ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रख ली और हमारे पास आ गया हमारा आंसर। ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हमें पहले टोटल आउटकम देखे, फिर ई की एलिमेंट, फिर एफ के एलिमेंट, इंटरसेक्शन के एलिमेंट, और हमें जिस जिस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी हमने वो एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, हमारे फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर दी और हमारे पास आ गया हमारा आंसर। 6 का सेकंड पार्ट देखिए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला तो टोटल आउटकम 8 आ गए हैं। अब ई में कौन से एलिमेंट है? एटलीस्ट 2 हेड्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, ज्यादा हो कोई बात नहीं बट कम से कम 2 हो, 2 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 हेड, तो इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड आ गए, यहाँ पे भी 2 हेड आ गए और यहाँ पे भी कम से कम 2 तो है ही, ज्यादा है कोई बात नहीं, तो 4 एलिमेंट आएंगे। एफ में क्या है? एट मोस्ट 2 हेड, कि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो, 2 से ज्यादा नहीं होने, तो ज्यादा से ज्यादा 2, कोई बात नहीं एक भी नहीं है तो एक है, एक हेड है, एक हेड है, 2 हेड है। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। ई इंटरसेक्शन के एलिमेंट जो कॉमन है दोनों में वो लिख लिए। अब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है, रखी वैल्यू फॉर्मूले में और हमारे पास क्या आगे रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ की। थर्ड पार्ट भी इसी टाइप से है। थर्ड पार्ट ई सेट में क्या था? एट मोस्ट 2 टेल्स, कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेल हो, ये रही 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 हो, कम भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती। एफ का मतलब एटलीस्ट 1 टेल, कि कम से कम एक ही टेल हो, ज्यादा हो सकती हैं, कम से कम एक टेल है, एक टेल है, एक टेल है, ज्यादा आने दो, एक तो है ही, एक टेल है, एक टेल है, एक टेल है। अब ई इंटरसेक्शन एफ देख लेंगे, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है उसमें वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1। अब 2 सिक्कों को एक बार उछाला, जब हम 2 सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, या तो दोनों हेड आएंगे, या दोनों टेल आएंगे, या पहले वाला हेड बाद वाला टेल, या फिर पहले वाला टेल बाद वाला हेड, ये 4 ऑप्शन ही आएंगे। तो टोटल आउटकम क्या हो गए? 4। ई देखिए, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, कि एक सिक्के पे तो टेल आनी चाहिए, तो यही ऑप्शन है। एफ 1 कॉइन शोज हेड, भाई एक सिक्के पे हेड आना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन एफ देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 1। सिमिलरली हम हर एक क्वेश्चन में सेम काम करते जा रहे हैं। ई इवेंट हमें डिफाइंड है, उसके एलिमेंट लिख लिए, एफ इवेंट हमें डिफाइंड है, उसके एलिमेंट लिख लिए, इंटरसेक्शन के एलिमेंट ढूंढ लिए, ई इंटरसेक्शन एफ और एफ की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। क्यों? क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसमें उन दोनों का यूज होना है, उनकी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं और हम अपने आंसर पर पहुंच रहे हैं। 7th का सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी इसी टाइप का ही है। 7th का सेकंड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1, अगेन टोटल आउटकम 4 हो गए। ई में क्या है? नो टेल अपीयर्स, बट टेल नहीं मिलनी चाहिए, तो एक ही एलिमेंट बचेगा हेड हेड।
एफ में क्या है, नो हेड अपीयर, एफ में कोई हेड नहीं आना चाहिए। इंटरसेक्शन देखें दोनों की तो एम्प्टी आएगी क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। 0 बाय समथिंग विल बी 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को 3 बार उछाला। जब हम एक डाई को एक बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम क्या होते हैं, 6, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। डाई को 2 बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने होते हैं, 36। अब डाई को 3 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएंगे, 216। ई इवेंट देखिए, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। तीसरी बार जब डाई को उछालें तो 4 आना चाहिए। तो हमने सारी पॉसिबिलिटी लिख दी है कि थर्ड टॉस में हमारे पास क्या हो, 4 हो। बाकी में आ रहा है कोई बात नहीं, बट हमारे पास हमारे थर्ड टॉस में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 114, 124, 134, 144, 154, 164, 214, 224, इस तरह से ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, 36। एफ इवेंट देखिए, 6 and 5 appears respectively on the first 2 tosses। भाई फर्स्ट पे 6 आना चाहिए, सेकंड पे 5 आना चाहिए, बाकी पे जो आता है आने दो। तो फर्स्ट पे क्या है, 6 है, सेकंड पे क्या है, 5 है, बाकी पे क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। ये टोटल आउटकम है। साथ के साथ ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाले। दोनों में कॉमन, ध्यान से देखें तो दोनों में कॉमन क्या बनेगा, फर्स्ट टॉस पे 6 आए, सेकंड टॉस पे 5 आए और थर्ड टॉस पे 4 आए। तो ये आपके पास एक ही एलिमेंट बनेगा जो दोनों में है। ठीक है, 6, 5, 4 वाला। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 216, एफ की प्रोबेबिलिटी 6 बाय 216। तो ये पलट जाएंगे टर्म्स, क्या आ गया आपके पास, 1 बाय 6 आंसर आ गया। सिंपली जैसा पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे हमने वही काम किया है। ई इवेंट हमें डिफाइन था, उसके एलिमेंट लिख लिए। एफ इवेंट हमें डिफाइन था, उसके एलिमेंट लिख लिए। दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट लिख लिए। ई बाय एफ का जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज इनकी रिप्लेस कर दी, ई इंटरसेक्शन एफ की और एफ की। 216 से 216 कैंसिल आउट और 1 बाय 6 हमारे पास क्या आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 9, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। एक फैमिली की पिक्चर होनी है, मदर फादर और सन की, वो लाइन में खड़े हैं। तो हमारे पास पहले देख लें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। या तो मदर फादर सन ऐसे खड़े हो जाएंगे, या फिर पहले मदर फिर फादर और फिर सन, या फिर पहले सन फिर फादर और फिर मदर, पहले सन फिर मदर या फिर फादर, पहले मदर फिर सन और फिर फादर, पहले फादर फिर सन और फिर मदर। ये टोटल 6 आउटकम ही पॉसिबल हैं। ई इवेंट में क्या है, सन ऑन वन एंड, कि एक एंड पे बेटा होना चाहिए। अब एक एंड पे बेटा तो किसमें है, फादर मदर सन ऐसे खड़े हैं तब है, मदर फादर सन ऐसे खड़े तब है, या फिर सन फादर मदर ऐसे खड़े हैं तब है, या फिर सन मदर फादर ऐसे खड़े हैं तब है। एफ इवेंट क्या है, फादर मिडल में होने चाहिए। तो एक तो मदर फादर सन हो गया, एक सन फादर मदर हो गया। दो ही ऑप्शन है कि फादर बीच में हो। अब इनका इंटरसेक्शन भी साथ के साथ देख लें। इंटरसेक्शन में एलिमेंट क्या आएंगे, एम एफ एस, मदर फादर सन वाला और सन फादर मदर वाला। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। ई इंटरसेक्शन एफ की हमें चाहिएगी, क्या आएगी, 2 बाय 6। एफ की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिएगी, क्या आएगी, 2 बाय 6। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। वैल्यूज रखी है, एफ की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी है, कैंसिल आउट हो गए और क्या आ गया है, 1। तो सिंपली हमने क्या देखा, ई के इवेंट लिखे, एफ के इवेंट लिखे,
इनकी इंटरसेक्शन के इवेंट लिखे। टोटल आउटकम है हमारे पास, दोनों ही इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली, किन इवेंट्स की, जो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में रिक्वायर्ड थे हैं, वैल्यू रिप्लेस की है और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। तो बेटा इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के 9 तक क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, अगले क्वेश्चंस अगले लेक्चर में। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।